हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति क्वेश्चन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस 10 ऑब्जेक्टिव। दोस्तों जी हाँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 साइंस ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट के सहायता से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी के साथ शेयर कीजिए। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य में होगा, उससे कम वायु में, उससे कम जल में, उससे कम कांच में होता है। अब बोलेंगे कि निर्वात या शून्य में कितना होता है प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। इसका क्वेश्चन के कहने का मतलब होता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, कि ए और बी दोनों, कि नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात या शून्य में। निर्वात किसको कहते हैं? जहां पर वायु नहीं रहता है उसको निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। वही अगर बात करें जल में, तो जल में होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, यहां से आप जाने कि विभिन्न माध्यम में क्या हो रहा है, प्रकाश की चाल अलग अलग हो रही है, अलग अलग स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका क्या है। देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होगा? अस्थि कोशिका होगा, कि पेशी कोशिका होगा, कि न्यूरॉन होगा, कि मास्टर ग्रंथि होगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन कहां पर रहता है? ब्रेन में रहता है। तो यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। और ये एक चीज और याद रखिएगा कि ब्रेन जो होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसका सबसे छोटी कोशिका भी किसका माना जाता है? मतलब इकाई माना जाता है किसको? न्यूरॉन को। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, और मस्तिष्क का सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन। ठीक है, तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो यहां पर याद रखिएगा, आहार नाल। आहार नाल किसको कहते हैं? जिस नाल से होकर मनुष्य में भोजन जो होता है पास होता है, उसी को कहते हैं आहार नाल। तो कहता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? सबसे लंबा, तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा? अमाशय होगा, कि छोटी आंत, की ग्रास नली, की बड़ी आंत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। तो ये सबसे लंबा भाग है। क्या होगा? सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग। ठीक है, और एक चीज यहां से याद रखिएगा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो यहां से याद रखिएगा, इसका क्या होगा? पूर्ण रूप से पाचन। पूर्ण रूप से पाचन, तो पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत का बात करें तो बड़ी आंत का क्या होगा? तो बड़ी आंत का काम रहता है कि जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करना किसका काम होता है? बड़ी आंत। अगर है कहीं पर लिखा हुआ कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत इसका मानिएगा। अगर हम ग्रास नली का बात करें तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, भोजन का पाचन नहीं, पाचन नहीं। तो भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है? तो ग्रास नली में। अमाशय का बात करें तो याद रखिएगा, जो HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कहां पर रिलीज होता है? तो ये अमाशय में रिलीज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ गए होंगे। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है। ठीक है, तो दोस्तों उत्कृष्ट तत्व को क्या क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। उत्कृष्ट तत्व को कहते हैं अक्रिय गैस भी बोलते हैं इसको,
अक्रिय गैस। इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस, नोबल गैस। अगर हिंदी में लिखे तो नोबल गैस, नोबल गैस। उसी को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। अब आप बोलेंगे सर ये चीज क्या क्यों बता रहे हैं हमको? दोस्तों कितना क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा कि इनमें से कौन अक्रिय गैस है, किसी में रहेगा निष्क्रिय गैस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्कृष्ट जो तत्व है ये सब इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो समझ गए? उत्कृष्ट को क्या कहेंगे? अक्रिय कहेंगे, नोबल कहेंगे और निष्क्रिय बोलेंगे और साथ में उत्कृष्ट है। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं समझते हैं। तो कहता है निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो आयोडीन नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, आर्गन, ब्रोमीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्गन हो जाएगा आंसर। कैसे होगा? यहां से नोट आप ध्यान से देखिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है जानने के लिए, हेनी आर्कर ने किसी मैच में एक्स रन मारा। ये कोई हेनी आर्कर नाम का लड़का है जो वो मैच में क्या करता है? एक्स ई रन मारता है, उसको एक्स मान लेते। ठीक है, याद कैसे करेंगे? देखिए हे से याद रखिएगा एच ई, नी से एन ई, आर से ए आर। देखिए अर बनता है ना, आकार का होता है के आर, के आर। ठीक है, और यहां से एक्सिस से याद रखें एक्स ई, और रन से याद रखें आर एन से रन। समझ गए? हेनी आर्कर ने किसी मैच में एक्स रन मारा। तो हे से एच ई, नी से एन ई, आर से ए आर, कर से के आर, और एक्सिस से एक्स ई, आर एन को आर, रन से आर एन। ठीक है, अब एच को क्या बोलेंगे? तो हीलियम बोलेंगे, एन को नियोन बोलेंगे, ए आर को आर्गन बोलेंगे, के आर को क्रिप्टन होगा, एक्स को जेनोन बोलेंगे, आर एन को रेडोन बोलेंगे। दोस्तों ये जो 6 जो है उसी को अक्रिय गैस बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता रहेगा, 1 नंबर से यहाँ से फिक्स है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से दिया रहेगा इनमें से कौन अक्रिय गैस है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये याद रख लीजिएगा और नोटबुक पर आप ये बनाते चलिएगा, जिससे आपको इजी होगा एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? ठीक है, तो कार्बन का अपरूप क्या होगा? ग्रेफाइट की, हीरा की, फ्लोरीन की, इनमें से सभी। दोस्तों कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी होगा, हीरा भी होगा, फ्लोरीन भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इसमें खास बताने वाला कोई चीज नहीं है, याद रख लीजिएगा। कार्बन का क्या सब हो जाएगा अपरूप? ग्रेफाइट भी हो जाएगा और हीरा भी हो जाएगा और फ्लोरीन भी हो जाएगा। यहां से दोस्तों एक चीज याद रखिए ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट के बारे में अगर आप जानेंगे थोड़ा, तो ये अधातु है। क्या है? अधातु। और ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का क्या है? सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनने का संभावना है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो सुचालक होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ग्रेफाइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि होता है। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल, अर्थात लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो आरबीसी की जीवन अवधि होता है 120 दिन। ठीक है दोस्तों, तो आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन। थोड़ा यहाँ पर देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। कहता है आरबीसी, आरबीसी को क्या कहेंगे? लाल रक्त कोशिकाएं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रेड ब्लड सेल। ठीक है, यहाँ से लाल रक्त कोशिकाएं के बारे में याद रखिएगा। लाल रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और आपको पता होगा लाल रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी के कारण जो होता है रक्त जो है ना, ब्लड जो जिस तरह कट जाता है लाल रंग निकल जाता है, ब्लड या खून जिसको कहते हैं, तो ये लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और एक चीज यहाँ से याद रखें, उसमें जो है ना न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी में क्या क्या होता है? तो इसको लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पराग कण किसके अंदर बनते हैं? माने पराग कण जो रहता है किसके अंदर बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पराग कोश। तो पराग कण किसके अंदर होता है? तो पराग कोश में। कैसे हम पहचानेंगे? चलिए आइए इस पिक्चर को देखते हैं। दोस्तों ये पुष्प का एक पिक्चर है, फूल जिसको फ्लावर बोलते हैं।
देखिए ये बिचला वाला जो है ना, बिचला वाला जो गया है इस तरह से, ये स्त्री केसर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्त्री माने फीमेल पार्ट। तो ये अंडाशय, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, तो ये तो फीमेल वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ से और देखिए ये वाला जो तीर जैसे गया है ना, ऐसे वाला, ये वाला, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में इस तरह का है ना, छोटा सा, तो इसी को कहते हैं पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोष। जिस तरह ऐसे नहीं गया वैसे, तो यहाँ पर देखिए ऐसे है ना, तो ये वाला ऊपर वाला जो होता है उसी को कहते हैं पराग कोष, और उसी के अंदर बनता है पराग कण। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पराग कोष किसके अंदर बनता है? तो पराग कण किसके अंदर बनता है? तो पराग कोष में बनता है। कैसे बनते हैं समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो दोस्तों एक चीज यहां से याद रखिएगा, आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। अब आप सोचिएगा सर 24 का ही होगा। देखिए ध्यान से समझिए, जो सोना जो होता है ना बहुत लचीला होता है, ठीक है। तो अगर शुद्ध सोना जो रहता है वो होता है 24 कैरेट का। अगर इसका गहना अगर बना दे तो उसको आप इस तरह का जितना जोर से अगर प्रेस कीजिएगा ना तो ये मुलायम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है? 22 भाग इसमें रहता है सोना, ध्यान दीजिएगा, 22 भाग सोना रहता है, और साथ में दो भाग जो होता है वो चांदी या कुछ और मिलाकर उसको क्या किया जाता है? हार्ड बनाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? आभूषण तैयार किया जाता है। तो यहां पर याद रखेगा, अगर कहता कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना रहता था 24 कैरेट, शुद्ध सोना 24 कैरेट। लेकिन अगर यहां पर पूछ दिया आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है, तो 22 कैरेट का आभूषण बनाने वाला सोना होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। दोस्तों 10वां क्वेश्चन कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है, ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है आपका फैलोपियन नालिका में, योनि में नहीं होगा, गर्भाशय में भी नहीं होगा, अंडाशय में नहीं होगा, होगा क्या? फैलोपियन नालिका, जिसे हम एप्टी शॉर्ट में यूज करते हैं। अब इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पर होता है। ध्यान से देखिए, ये स्त्री प्रजनन तंत्र है, माने फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद समझना बहुत इजी होगा। देखिए ये फीमेल प्रजनन तंत्र है, माने स्त्री प्रजनन तंत्र है। इसमें ये वाला जो गोलका वाला जो है उसको हम अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय होता है। इस अंडाशय में क्या बनता है? अंडा बनता है, जिसे हम ओवम कहते हैं अंग्रेजी में। ये आपका योनि हो गया, और ये बिचला वाला जो होता है उसको गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय, जिसे इधर का भाषा में बच्चेदानी बोलते हैं। और इसके ऊपर में जो ये वाला जो ऐसे जो लग रहा है ना, इसको हम एप्टी बोलते हैं, मतलब फैलोपियन नालिका बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब अंडा बनता है, क्या बनता है? अंडा बनता है। तो ये अंडा यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? फैलोपियन नालिका में आ जाता है। आप बोलेंगे सर यहाँ क्यों आ जाता है? तो यहाँ पर ये स्पर्म का इंतजार करता है। जब यहाँ से इस योनि के माध्यम से जब स्पर्म आकर इससे मिल जाता है, तो यही भ्रूण बनकर यहाँ पर गर्भाशय में आकर 9 महीना रहता है, अर्थात 9 महीना में बच्चा बन जाता है। मतलब क्या कहते हैं? भ्रूण बड़ा हो जाता है। इसके बाद मतलब ऑटोमेटिक आपको जन्म करते एक बच्चा बनने में 9 महीना का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझे कि ये अंडाशय है, अंडाशय में अंडा बना। ये अंडा कहाँ पर आता है? फैलोपियन नालिका में आता है। फैलोपियन नालिका में क्या होता है? किसका इंतजार करता है? स्पर्म मतलब शुक्राणु का इंतजार करता है। क्यों? निषेचित होने के लिए। अगर ये निषेचित नहीं होगा तब क्या होगा? तो ये वही ब्लड के माध्यम से क्या होगा? गिर जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव समझाने का पूरा कॉन्सेप्ट से बताने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहूँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।